हम सब ने सुना है कि मिस्र की अजीम सल्तनत फिरौन की क़ियादत में जमीन पर ताकत, दौलत और शान की अलामत थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा प्रासरार और डरावनी थी। फिरौन न सिर्फ एक बादशाह था, बल्कि एक ऐसा हिक्मरान भी था जिसने अपनी सल्तनत के हर गोशे में खौफ, जासूसी और सियासी साजिशों का जाल बिछाया हुआ था। महलात के अंदर एक खफिया नेटवर्क कायम था, जिसे महलात के लोग महज फिरौन की आंख कहते थे। ये नेटवर्क हर शहरी की जिंदगी, हर दरबारी की हरकत और हर मुखालिफ की बात पर नजर रखता। हर लम्हा, हर राज उसकी निगरानी में था। मिस्र में ये न सिर्फ ताकत का खेल था, बल्कि एक नफसियाती कंट्रोल का निजाम भी। गुलाम सिर्फ मेहनत करने वाले अफराद नहीं थे, बल्कि एक ऐसे निजाम का हिस्सा थे जिसमें खौफ, भर्ती और खफिया जासूसी की बुनियाद पर जिंदगी गुजरती थी। हर शहरी, हर महल्लाती, हर फौजी जानता था कि एक छोटा सा कदम भी फिरौन की नजर से ओझल नहीं रह सकता। ये खौफ ही मिस्र की सल्तनत को जबरदस्त, ताकतवर और बेरहम बनाता था। इसी दौरान मूसी अलैहिस्सलाम, जो फिरौन के महल्लात में परवरिश पा रहे थे, महज एक मजहबी शख्सियत नहीं, बल्कि एक नौजवान जासूस भी बन गए। तारीखी और आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक मूसी ने दरबार की अंदरूनी सियासत, गार्ड्स की नकल व हरकत और महल्लात में छुपी साजिशों को समझना शुरू किया। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन राज ये है कि फिरौन के लिए जासूसी करने वाला एक मखलूक भी मौजूद थी, जो दरबार और महल्लात की हर बात की इत्तला लाता था। ये मखलूक, जिसे महल्लात में खफिया तौर पर राज चील कहा जाता था, एक अजीब व गरीब मखलूक थी जिसके पर अंधेरे में चमकते थे और आंखें रात के हर गोशे में रोशनी की तरह चमक रही थी। ये चील महलात की छतों पर उड़ता, दरबार के राज सुनता और हर महलाती हरकत को रिपोर्ट करता था। इसकी तेज समात और फल्कियाती नजर उसे फिरौन की जासूसी के लिए नाकाबिल शिकस्त बनाती थी। राज चील ने मूसी को महलात की छुपी हुई राहों, खफिया सरंगों और खफिया रास्तों के बारे में इत्तला दी, जो बाद में कौम को आजाद करवाने में मददगार साबित हुए। मिस्र में गुलामों की जिंदगी सिर्फ मेहनत और हुक्म की पाबंदी तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक नफसियाती कंट्रोल का निजाम भी था, जिसमें खौफ, दबाव और खफिया जासूसी ने हर इंसान की रूह पर कब्जा कर रखा था। फिरौन की ताकत महज फौज और दौलत में नहीं, बल्कि जासूसी, खौफ और महल्लात की खफिया ताकत में छुपी हुई थी। मूसा ने यह सब महसूस किया और समझ गया कि अगर कौम को आजाद करना है तो उसे सिर्फ माजिज़ात पर भरोसा नहीं, बल्कि इल्म, जासूसी और अंदरूनी मालूमात पर भी एतमाद करना होगा। राज चील की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मखलूक दरबार में सिर्फ मूसी के लिए मालूमात लाती नहीं थी, बल्कि महलात के अंदरूनी धड़ों और ताकत के खेल में एक खफिया खिलाड़ी भी थी। ये चील न सिर्फ अंदरूनी राज सुना, बल्कि मुख्तलिफ धड़ों की हरकत, दरबार के सियासतदानों की चालें और फिरौन के मुशीरान की साजिशें भी मालूम करती रही। तारीखी माहिरीन का कहना है कि इस मखलूक की मौजूदगी ने मूसी को एक एडवांटेज और बसीरत दी, जो इसे आम इंसानों से अलग करती थी। इस वक्त के मिस्र में हर कौम, हर गुरबा और हर दरबारी दरबार की साजिशों और जासूसी के खेल में मसरूफ था। फिरौन की ताकत के पीछे एक मुकम्मल खफिया निजाम मौजूद था, जिसने मिस्र की सल्तनत को न सिर्फ ताकतवर बल्कि नाकाबिल शिकस्त बनाया। गुलाम, फौज, महल्लात के लोग और यहाँ तक कि मजहबी रहनुमा भी इस ताकत के जाल में फंसे हुए थे। और इसी जाल में मूसी ने अपनी बसीरत, इल्म और राज चील की मदद से फिरौन के अंदरूनी कमजोरियों को समझना शुरू किया। मूसी ने महसूस किया कि फिरौन की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक और प्रासरार नफसियाती ताकत है, जो हर इंसान के दिल में डर और तजब्जब पैदा कर रही है। गुलामों के दरमियान खौफ की फजा, महल्लात में जासूसी का जाल और अंदरूनी धड़ों की साजिशें सब मिलकर फिरौन की हुक्मरानी को एक डारिक और पेचीदा खेल में बदल रही थी। यही वजह थी कि मौसी ने अपनी कौम को आजाद करने के लिए न सिर्फ मौजज़ात बल्कि राजदारी, मालूमात और जासूसी की हिकमत अमली अपनाई। वो जानता था कि अगर ये राज नहीं समझा गया तो कौम कभी आज़ादी हासिल नहीं कर सकती। मिस्र में गुलामी सिर्फ बेड़ियों और कोड़ों का नाम नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल ज़हनी कैद थी। और यही वजह थी कि जब मूसी अलैहिस्सलाम ने पहली बार अपनी कौम के सामने मिस्र छोड़ने का तसव्वुर रखा, तो सबसे पहले मुखालफत फिरौन की तरफ से नहीं, बल्कि बनी इसराइल के अंदर से सामने आई। कुछ ने खुलकर कहा कि हमने फिरौन का जुल्म देखा है, मगर उसके गजब से बचने का रास्ता नहीं। कुछ ने यह कहा कि मिस्र में कम अज कम जान तो महफूज है,
सहरा में क्या होगा कोई नहीं जानता, और कुछ ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ही सवाल उठाया कि क्या वाकई ये फैसला हमें नजात देगा या हमें मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगा। ये वो लम्हा था जहां मूसा अलैहिस्सलाम को एक नबी के साथ साथ एक नफ्सियाती लीडर बनना पड़ा, क्योंकि नाफरमानी तलवार से नहीं बल्कि खौफ से पैदा हुई थी, और खौफ को तोड़ने के लिए वक्त, दलील और सब्र दरकार होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को एक ही खिताब में कायल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझ लिया था कि गुलामी ने हर फर्द को अलग अंदाज में तोड़ा है, इसलिए हिकमत अमली भी यकसा नहीं हो सकती। उन्होंने पहले इन लोगों से बात की जो खामोश थे मगर अंदर से टूट चुके थे। फिर उन नौजवानों को एतमाद में लिया जो गुस्से और बेबसी के दरमियान झूल रहे थे। फिर खानदानों के सरबराहों को समझाया कि अगर आज फैसला न किया गया तो कल उनके बच्चे भी उसी निजाम में पैदा होंगे और मरेंगे। यही वो मरहला था जहां नाफरमानी आहिस्ता आहिस्ता सोच में बदलने लगी, और सोच यकीन में। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी को यह वादा नहीं दिया कि रास्ता आसान होगा, बल्कि सच कहा कि रास्ता मुश्किल होगा मगर गुलामी से बेहतर होगा। और यही सच्चाई इस क़ियादत को ताकत देती है। जब ज़हनी आमादगी पैदा हो गई तो अगला मरहला मंसूबा बंदी का था, और ये वो हिस्सा है जिसे तारीख अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। मिस्र जैसी सल्तनत से निकलना बगावत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म इनखिला था। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि फ़िरौन की ताकत इसकी फ़ौज से ज़्यादा उसके नज़्म और निगरानी में है, इसलिए मंसूबा ये नहीं था कि एक ही रात में सब निकल जाएं, बल्कि ये था कि शहर को एहसास ही ना हो कि एक पूरी कौम निकल चुकी है। लोगों को छोटे गिरोहों में तकसीम किया गया। कुछ को ये बताया गया कि वो आरजी नकल मकानी कर रहे हैं, कुछ को मुख्तलिफ रास्तों से निकलने का हुक्म दिया गया। रात के औकात मंतखब किए गए क्योंकि मिस्र की निगरानी दिन में सख्त मगर रात में सस्त थी। ये कोई जज्बाती फरार नहीं था बल्कि एक खामोश हिसाब शिद्दा इक़दाम था। इब्तिदाई घंटों में मिस्र के निज़ाम ने कुछ महसूस नहीं किया, और यही उस मंसूबे की कामयाबी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। खेतों में काम रख गया, गोदामों में हरकत कम हो गई, और मईशत की वो रगें जिन पर सल्तनत खड़ी थी अचानक सिसर पड़ने लगी। यहीं से दरबार में बेचैनी पैदा हुई, और ये बात किसी वफादार शहरी ने नहीं बल्कि एक खौफजदा मुंतज़िम ने बताई, जो जानता था कि अगर ये खबर देर से पहुंची तो उसकी गर्दन सबसे पहले जाएगी। फ़िरौन को जब इत्तला मिली तो उसका रद्द-अमल किसी जिम्मेदार हुक्मरान जैसा नहीं था बल्कि एक ऐसे शख्स जैसा था जिसकी खुदाई हैसियत को चैलेंज कर दिया गया हो। उसने ये सवाल ही नहीं किया कि कौम क्यों खामोश रही, क्यों किसी ने गुलामों को रोका नहीं, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि लोग उसे मानते नहीं थे, सिर्फ डरते थे। और यही वो लम्हा था जहां गुरूर ने अक्ल को शिकस्त दी। उसने फौरन ताक़ुब का हुक्म दिया, बगैर मुकम्मल नक्शा देखे, बगैर ज़मीनी हालात का अंदाज़ा लगाए, क्योंकि उसके नज़दीक असल मसला गुलामों का जाना नहीं बल्कि ये था कि उसकी ताकत पर सवाल उठ गया था। फ़िरौन की फ़ौज रवाना हुई, रथ तैयार थे, सिपाही परजोश थे, मगर ये जोश नज़्म से ज़्यादा इंतकाम पर मबनी था। फ़िरौन खुद सबसे आगे था क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ हुक्म देने वाला नहीं बल्कि खुद खुदाई ताकत है। लेकिन यही जल्दबाजी उसके लिए महलिक साबित हुई। रास्ते के इंतखाब में पुराने नक्शों पर इन्हिसार किया गया। इत्तलाआत अधूरी थी, और वो इंटेलिजेंस सिस्टम जो हमेशा हर हरकत पर नज़र रखने का दावेदार था उसी लम्हे नाकाम हो गया, क्योंकि खौफ पर खड़ा निज़ाम बहरान में सच नहीं देता, वो वही सुनाता है जो सुनना पसंद किया जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समंदर के किनारे पहुंचे तो एक बार फिर खौफ ने सिर उठाया। कुछ ने कहा कि हमने कहा था ये अंजाम होगा, कुछ ने चीख कर कहा कि अब क्या करें। लेकिन यही वो लम्हा था जहां मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत मुकम्मल तौर पर सामने आई। उन्होंने ना कौम को डांटा, ना इल्ज़ाम दिया, बल्कि उन्हें रोक कर खड़ा किया, क्योंकि भागने वाली कौम कभी आज़ाद नहीं होती। रास्ता खुला और कौम गुजरती गई। ये सिर्फ पानी का हटना नहीं था बल्कि एक ज़हनी रुकावट का टूटना था। जब फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो दरअसल वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा नहीं कर रहा था बल्कि अपने बिखरते हुए इक़्तिदार को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन कुदरत ना दरबार मानती है, न ताज पानी वापस लौटा, और इस लम्हे के बाद न कोई ऐलान हुआ, न कोई जंगी नारा, सिर्फ खामोशी थी।
और एक ऐसी सल्तनत का खात्मा जो खुद को अब्दी समझ बैठी थी। फिरौन की मौत के बाद हैरान कुन बात यह है कि उसकी कौम ने सूग नहीं मनाया, कोई अवामी मातम नहीं हुआ, कोई मुजाहमत नहीं उठी, क्योंकि खौफ के खत्म होते ही झूठी वफादारी भी खत्म हो जाती है। लोग अपने घरों को लौट गए, अपनी जिंदगियां समेटें और एक ऐसे अहद को पीछे छोड़ दिया जिसमें ताकत तो थी मगर इंसाफ नहीं। जबकि मूसी अलैहिस्सलाम ने फतह के बाद खुद को मरकज नहीं बनाया, उन्होंने कौम को नज्म दिया, कानून दिया और ये समझाया कि आज़ादी सिर्फ जालिम के मरने से नहीं आती बल्कि जिम्मेदारी कबूल करने से आती है। और यही इस पूरी कहानी का असल सबक है कि सल्तनतें तलवार से नहीं बल्कि गुरूर से डूबती हैं और कौमें माजिज़े से नहीं बल्कि क़ियादत से बनती हैं।